नमस्ते दोस्त। डर की दास्तान में आपका स्वागत है। दोस्त, अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हैं तो ज़रा संभल कर सुनिए, क्योंकि आज जो मैं बताने जा रहा हूं वो मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। आप देख रहे हैं आपकी अपनी चैनल डर की दास्तान, और आज की ये दास्तान है मेरी ज़ुबानी। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं, और उस रात मैं और मेरा खलासी महाराष्ट्र के एक सुनसान हाईवे से गुजर रहे थे। सफ़र आम था, लेकिन रास्ता नहीं। आधी रात, घना अंधेरा और जंगलों से घिरा वो रास्ता, जहां हमें लगा कि हम अकेले हैं, लेकिन हम अकेले नहीं थे। उस रात हमारे ट्रक की हेडलाइट्स में जो दिखा और जो हमारे साथ हुआ, उसने हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो तैयार हो जाइए एक सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के लिए, क्योंकि ये है मेरी जुबानी और ये है डर की दास्तान। उस रात की शुरुआत बिल्कुल आम थी, या कम से कम मुझे तब ऐसा ही लगा था। मैं पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूं। महाराष्ट्र की सड़कें मेरे लिए नई नहीं थीं। उस दिन हमें माल लेकर नागपुर से नासिक जाना था। लंबा सफ़र था, लेकिन मैं और मेरा खलासी रमेश ऐसे रास्तों के आदी थे। शाम को लगभग 7 बजे हमने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन की भारी आवाज़ मेरे कानों को सुकून देती है। लगता है जैसे कोई पुराना दोस्त साथ चल पड़ा हो। रमेश हमेशा की तरह बगल वाली सीट पर बैठा गुटखा चबाते हुए गाने गुनगुना रहा था। उसने मजाक में कहा, भैया, आज का रास्ता थोड़ा सुनसान है, सुना है इधर कुछ अजीब घटनाएं हुई हैं। मैं हंस पड़ा, तू भी ना हर सुनसान सड़क को भूतिया बना देता है। लेकिन सच कहूं, जैसे जैसे हम शहर की रोशनी से दूर होते गए, सड़क का रंग बदलने लगा। चारों तरफ अंधेरा गहराता जा रहा था। हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही कम होती गई। रात के करीब 11 बजे हम एक ढाबे पर रुके। वो ढाबा आधा बंद सा लग रहा था। 2-3 ट्रक और खड़े थे, लेकिन माहौल अजीब तरह से शांत था। हमने चाय मंगवाई। ढाबे का बूढ़ा मालिक हमें ध्यान से देख रहा था। उसने धीमी आवाज में पूछा, किधर जा रहे हो? नासिक, मैंने जवाब दिया। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आगे जो घाट वाला रास्ता है, रात में संभल कर जाना। कई लोग कहते हैं वहां देर रात सड़क पर कोई औरत दिखाई देती है। रमेश ने तुरंत मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की घबराहट थी। मैंने हंसते हुए बात टाल दी, लेकिन पता नहीं क्यों बूढ़े की आंखों में अजीब सी गंभीरता थी। चाय खत्म करके हम फिर चल पड़े। आधी रात के बाद सड़क लगभग खाली हो गई। ट्रक की हेडलाइट्स ही हमारे रास्ते का सहारा थीं। दोनों तरफ घना जंगल था। कभी कभी पेड़ों की परछाइयां ऐसी लगतीं जैसे कोई हमारे साथ साथ दौड़ रहा हो। करीब 1 बजे के आसपास हमें वो घाट वाला इलाका शुरू होता दिखा। सड़क घुमावदार हो गई। नीचे गहरी खाई और ऊपर काले आसमान में बादल छाए हुए थे। हवा में ठंडक बढ़ गई थी। अचानक रमेश ने धीरे से कहा, भैया, आपको भी लग रहा है कि पीछे कोई गाड़ी काफी देर से हमारे साथ चल रही है? मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। दूर कहीं हल्की सी रोशनी थी, लेकिन कुछ साफ नहीं दिख रहा था। मैंने कहा, कोई होगा, तू बेकार में डर मत। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वो रोशनी गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। मैंने ध्यान सड़क पर रखा। तभी अचानक ट्रक के सामने लगभग 50 मीटर दूर मुझे कुछ सफ़ेद सा हिलता हुआ दिखा। मैंने तुरंत स्पीड कम की। हेडलाइट्स की रोशनी जैसे जैसे आगे बढ़ी, मेरी सांस अटक गई। सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा था। हेडलाइट्स की रोशनी जैसे जैसे आगे बढ़ी, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, खुले लंबे बाल और चेहरा झुका हुआ। मैंने तुरंत ब्रेक दबाया। ट्रक की भारी आवाज़ घाट में गूंज उठी। रमेश ने घबराकर मेरा हाथ पकड़ लिया। भैया, यही है, वही जिसके बारे में ढाबे वाले ने कहा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। दिमाग कह रहा था कोई मदद मांगने के लिए खड़ी होगी, लेकिन दिल कुछ और ही कह रहा था। मैंने हॉर्न बजाया, 1 बार, 2 बार, 3 बार। वो हिली तक नहीं। साइड से निकाल देते हैं, रमेश ने कांपती आवाज में कहा। मैंने धीरे धीरे ट्रक को दाईं तरफ मोड़ा। सड़क संकरी थी। जरा सी गलती का मतलब सीधा खाई। जैसे ही ट्रक उसके बराबर पहुंचा, मैंने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा अब भी झुका हुआ था, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। मेरी रूह कांप गई। मैंने तुरंत नजरें सामने कर लीं और एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक भारी झटके के साथ आगे बढ़ा। रमेश ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत की और अचानक चिल्ला उठा, भैया, वो ट्रक के पीछे भाग रही है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने शीशे में देखा और जो दिखा उसे देखकर मेरे हाथ सुन्न पड़ गए।
वो औरत सड़क पर नहीं बल्कि हवा में हमारे ट्रक के पीछे पीछे चल रही थी। उसके बाल हवा में बेतहाशा लहरा रहे थे। उसका चेहरा अब ऊपर उठा हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह काली। फिर मैंने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया। इंजन गरजने लगा। ट्रक की रफ्तार बढ़ती गई, लेकिन कुछ सेकंड बाद अचानक पीछे कुछ जोर से टकराया। धड़ाम! पूरा ट्रक हिल गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से छलांग लगाकर बॉडी पर पकड़ बना ली हो। रमेश लगभग रोने लगा। भैया, पीछे कोई है, आवाज आ रही है, कोई चल रहा है ऊपर। और सच में हमें साफ सुनाई दे रहा था। ट्रक की छत पर भारी भारी कदमों की आवाज। ठक ठक ठक। हर कदम के साथ मेरी सांस अटक रही थी। घाट का रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ था। मैं ट्रक रोक भी नहीं सकता था। अचानक केबिन की खिड़की के बाहर कुछ साया सा हिला। मैंने बाईं तरफ देखा और मेरी चीख निकल गई। वो औरत अब ट्रक की खिड़की के बराबर हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा मेरे बिल्कुल पास और उसके होठों पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया और अगली ही पल वो गायब हो गई। सड़क फिर से खाली थी, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी समय ट्रक का इंजन अचानक झटके खाने लगा। इंजन ने अचानक ऐसी आवाज निकाली जैसे अंदर कुछ फंस गया हो। ट्रक झटके लेने लगा। एक्सीलरेटर दबा रहा था, लेकिन रफ्तार गिरती जा रही थी। घाट का चढ़ाव अभी बाकी था और उस वीरान रास्ते पर ट्रक का रुक जाना मतलब मुसीबत को न्योता देना था। भैया, गाड़ी बंद मत होने देना, रमेश लगभग गिड़गिड़ा रहा था। मैंने क्लच और गियर के साथ खेलते हुए ट्रक को संभालने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड में इंजन ने आखिरी घरघराहट की और सब शांत हो गया। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ हवा की सीटी जैसी आवाज और दूर कहीं जंगल में किसी जानवर की चीख। ट्रक सड़क के बीचों बीच रुक चुका था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन खुद को संभालना जरूरी था। मैंने रमेश से कहा, तू यहीं बैठ, मैं नीचे देखकर आता हूं। नहीं भैया, अकेले मत जाओ, उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। लेकिन मैं जानता था कि कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर सच में कोई खराबी है तो ठीक करनी होगी, नहीं तो हम यहीं फंस जाएंगे। मैंने टॉर्च उठाई और दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गया। रात और भी ठंडी लग रही थी। जैसे ही मैंने ट्रक का बोनट खोला, अजीब सी बदबू आई, जली हुई रबर और किसी सड़े हुए चीज की मिलीजुली गंध। मैं इंजन चेक करने लगा। ऊपर से सब ठीक दिख रहा था। कोई तार टूटा नहीं था, कोई पाइप लीक नहीं कर रहा था। फिर गाड़ी बंद क्यों हुई? तभी मुझे एहसास हुआ कि आसपास की हवा बिल्कुल स्थिर हो गई है। न पत्तों की आवाज, न झींगोर, कुछ भी नहीं। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया। सड़क खाली थी, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक के पीछे की तरफ टॉर्च घुमाई, मेरा गला सूख गया। ट्रक की बॉडी पर, पीछे की धूल भरी सतह पर कई हाथों के निशान बने हुए थे, छोटे बड़े, जैसे किसी ने गीले हाथों से पकड़ने की कोशिश की हो। मैं पीछे की तरफ बढ़ा। हर कदम भारी लग रहा था। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि खुद ही सुनाई दे रहा था। अचानक ऊपर से हल्की सी खरोंचने की आवाज आई। मैंने टॉर्च ऊपर की तरफ घुमाई। ट्रक की छत पर कुछ नहीं था, लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और साफ। खर्र खर्र, जैसे कोई नाखून लोहे पर रगड़ रहा हो। भैया, केबिन से रमेश की आवाज आई, जल्दी आओ, वो फिर से दिखी। मैं लगभग दौड़ते हुए वापस केबिन की तरफ भागा, दरवाजा खोला और अंदर चढ़ गया। रमेश की आंखें सामने सड़क पर जमी थी। मैंने भी सामने देखा। सड़क के ठीक बीचों बीच, थोड़ी दूर, वही औरत फिर खड़ी थी। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे अंधेरे में कई परछाइयां खड़ी थीं, और जैसे ही मैंने ध्यान से देखा, उन सब की आंखें एक साथ चमक उठीं। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। रमेश बुदबुदा रहा था, भैया ये क्या है, ये कितने लोग हैं? लेकिन वो लोग नहीं थे। उनकी परछाइयां जमीन पर पड़ ही नहीं रही थीं, जैसे अंधेरा खुद खड़ा हो गया हो। वही सफेद साड़ी वाली औरत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसके कदम जमीन को छूते नहीं थे, फिर भी वो हमारी तरफ सड़क रही थी। उसके पीछे खड़ी परछाइयां भी उसके साथ हिलने लगीं, एक साथ, एक जैसी चाल में। मैंने तुरंत चाबी घुमाकर ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। घर घर, इंजन ने आवाज तो की, लेकिन चालू नहीं हुआ। भैया जल्दी करो, रमेश लगभग रो पड़ा। मैंने फिर कोशिश की। इस बार इंजन ने थोड़ी तेज आवाज निकाली और अचानक कैबिन की सारी लाइट्स खुद ब खुद ऑन ऑफ होने लगी। टिम 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 टिम, जैसे कोई बिजली से खेल रहा हो। सामने वो औरत अब बिल्कुल पास थी। उसके चेहरे पर वही अजीब मुस्कान थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी तरह काली नहीं थीं, उनमें हल्की सी लाल चमक थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और हवा में इशारा किया। अगले ही पल ट्रक के पीछे से जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज बॉडी पर गिर गई हो। पूरा ट्रक हिल गया। रमेश चीख पड़ा। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की।
तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई चीज़ धीरे धीरे केबिन की सीढ़ियों पर चढ़ रही है। ठक ठक ठक, कदमों की साफ आवाज। मेरे शरीर का खून जैसे जम गया हो। मैंने साइड मिरर में देखा, ट्रक के दरवाजे के बाहर एक काली परछाई खड़ी थी। वो दरवाजे के बिल्कुल पास आ गई और अचानक धड़ 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 किसी ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। रमेश चिल्लाया, मत खोलना भैया, कुछ भी हो जाए मत खोलना। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा पकड़ा हुआ था। बाहर से इतनी जोर से दबाव पड़ रहा था जैसे कोई उसे तोड़ ही देगा। फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। दरवाजे पर दबाव खत्म, सड़क पर सन्नाटा। मैंने धीरे धीरे सामने देखा। वो औरत और वो सारी परछाइयां गायब थीं, जैसे कभी थीं ही नहीं। मैंने कांपते हाथों से फिर चाबी घुमाई। इस बार इंजन तुरंत स्टार्ट हो गया, बिना किसी दिक्कत के। मैंने एक पल भी न गवाए एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक तेजी से आगे बढ़ा। घाट का रास्ता खत्म होने लगा था। दूर कहीं हल्की सी रोशनी दिखाई दी, शायद कोई छोटा सा कस्बा। लेकिन जैसे ही मैंने राहत की सांस ली, रमेश ने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वो फुसफुसाया, भैया एक बात बताऊं? मैंने बिना नजर हटाए कहा, क्या? उसकी आवाज कांप रही थी। भैया, जब आप नीचे इंजन देखने गए थे तब केबिन में मैं अकेला नहीं था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे रह गए। क्या मतलब? मैंने धीमी लेकिन सख्त आवाज में पूछा। रमेश की आंखें अभी भी डरी हुई थीं। वो सामने देख रहा था, जैसे उस पल को दोबारा देख रहा हो। जब आप नीचे गए थे, मैं सामने ही देख रहा था। तभी अचानक केबिन के पीछे से किसी के बैठने की आवाज आई, जैसे कोई पीछे वाली छोटी बर्थ पर आकर बैठ गया हो। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। हमारे ट्रक के केबिन में पीछे छोटी सी सोने की जगह थी, जहां लंबी ड्राइव में हम बारी बारी से आराम कर लेते थे। लेकिन उस वक्त वहां कोई नहीं था, होना भी नहीं चाहिए था। तूने देखा किसे? मैंने पूछा। पहले तो हिम्मत नहीं हुई पीछे देखने की, रमेश बोला। लेकिन जब वो सांस लेने की आवाज आई, भारी भारी, जैसे कोई मेरे कान के पास ही बैठा हो, तब मैंने धीरे से गर्दन घुमाई। उसने गला निगला। वहां वही औरत बैठी थी भैया, लेकिन जैसे सड़क पर दिख रही थी वैसी नहीं। उसके बाल पूरे चेहरे पर थे और वो झुकी हुई थी। उसके पैर बर्थ से नीचे लटक रहे थे और जमीन को छू नहीं रहे थे। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं गाड़ी चला रहा था, लेकिन अब हर मोड़, हर अंधेरा हिस्सा मुझे और गहरा लग रहा था। फिर मैंने पूछा। फिर उसने धीरे धीरे सिर उठाया। रमेश की आवाज टूट रही थी और उसकी गर्दन इंसानों जैसी नहीं थी, आधी घूमी हुई, टेढ़ी। और उसकी आंखें भैया, वो मुझे घूर रही थीं, बिना पलक झपकाए। मैंने अनजाने में एक्सीलेटर और दबा दिया। मैं चिल्लाने ही वाला था, तभी उसने उंगली होठों पर रखी, ऐसे। रमेश ने कांपते हाथ से इशारा किया और फुसफुसाई, उसे मत बताना। मेरे कानों में जैसे धमाका हुआ। लेकिन मैंने आपको बता दिया, अब वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगी। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, वो सब हमारा वहम था, डर की वजह से दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन मैं खुद जानता था, ये वहम नहीं था। तभी ट्रक के अंदर अचानक अजीब सी ठंड फैल गई, जैसे किसी ने एसी फुल कर दिया हो। हमारी सांसें भाप बनकर दिखने लगीं। मैंने शीशे में देखा, पीछे वाली बर्थ पर अंधेरे में कुछ हलचल हुई। मेरे हाथ सुन्न हो गए। पीछे मत देखना, मैंने रमेश से कहा, लेकिन देर हो चुकी थी। रमेश ने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और अगले ही पल उसकी चीख ने पूरी घाटी को हिला दिया। भैया, वो फिर से यहां है! रमेश की चीख से मेरा दिल जैसे बाहर निकल आया। मैंने हिम्मत जुटाकर रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे वाली बर्थ पर अंधेरे में दो चमकती आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। वो वहीं बैठी थी, उसका चेहरा आधा बालों से ढका हुआ, गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ी हुई और होठों पर वही टेढ़ी मुस्कान। मैंने ब्रेक मारने का सोचा, लेकिन तुरंत ख्याल आया, नहीं, अगर गाड़ी रोका तो शायद हम जिंदा नहीं बचेंगे। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ा और गाड़ी सीधी दौड़ाता रहा। तभी पीछे से धीमी सी हंसी सुनाई दी। ही ही ही। वो हंसी इंसानी नहीं थी, जैसे दो पत्थरों को रगड़ा जा रहा हो। रमेश ने दोनों कान बंद कर लिए। मैं खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी उंगलियां कांप रही थीं। अचानक ट्रक के अंदर बदबू फैल गई, सड़े हुए मांस जैसी। मैंने महसूस किया कोई चीज धीरे धीरे आगे खिसक रही है, पीछे वाली बर्थ से हमारी सीटों की तरफ। मैंने हिम्मत करके मिरर में देखा। वो औरत अब घुटनों के बल रेंगते हुए आगे आ रही थी। उसका शरीर इंसानों की तरह सीधा नहीं था, हाथ पैर अजीब तरह से मुड़े हुए, जैसे हड्डियां टूटी हों। मत देखो,
मत देखो, मैं खुद से बुदबुदाया, लेकिन अगले ही पल मेरे कंधे पर किसी ठंडी चीज का हल्का सा स्पर्श हुआ। मेरा पूरा शरीर जम गया। धीरे धीरे, बहुत धीरे मैंने बाईं तरफ देखा। वो मेरे बिल्कुल पास थी। उसका चेहरा मेरे कान के पास, उसकी सांस बर्फ जैसी ठंडी और उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम दोनों लौट क्यों आए? मेरी सांस रुक गई। हम तो पहली बार जा रहे हैं। मेरे मुंह से मुश्किल से शब्द निकले। वो हंसी, नहीं, तुम पहले भी आए थे, इसी रास्ते, इसी रात, और मुझे छोड़कर भाग गए थे। मेरे दिमाग में जैसे कोई पर्दा हिला। कुछ धुंधली यादें, कई साल पहले का एक हादसा, एक रात, एक तेज मोड़ और सड़क किनारे खड़ी एक औरत। क्या सच में? अचानक ट्रक खुद ब खुद जोर से हिलने लगा। स्टीयरिंग जैसे मेरे हाथों से छूट रहा था। सामने एक तीखा मोड़ था। अगर अभी गाड़ी काबू से बाहर हुई तो सीधा खाई। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग सीधा रखा। जो हुआ हमें याद नहीं, लेकिन हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। वो कुछ पल चुप रही, फिर अचानक गायब। केबिन में ठंड कम होने लगी, बदबू भी धीरे धीरे खत्म हो गई। ट्रक अब सामान्य चल रहा था। मैंने गहरी सांस ली, लेकिन तभी सामने सड़क पर वही मोड़ आ गया, और उस मोड़ के ठीक किनारे मुझे कुछ दिखा। एक टूटा हुआ पत्थर और उसके पास एक जंग लगा बोर्ड। मैंने हेडलाइट्स उस पर डाली। बोर्ड पर लिखा था, यहां 7 साल पहले एक महिला की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। और नीचे तारीख वही थी जिस दिन हम पहली बार इस रास्ते से गुजरे थे। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। तारीख वही थी, वही साल, वही महीना, 7 साल पहले। मेरे दिमाग में जैसे कोई दरवाजा खुल गया। हाँ, मैं इस रास्ते से पहले भी गुजरा था। तब मेरा खलासी रमेश नहीं, कोई और था। हम देर रात माल लेकर जा रहे थे। यही घाट, यही मोड़, और तेज बारिश। मुझे याद आया, उस रात अचानक सामने एक औरत आ गई थी। मैंने ब्रेक मारे थे, लेकिन सड़क गीली थी। ट्रक फिसल गया था। मुझे लगा था हम उससे टकराए नहीं, क्योंकि जब मैं नीचे उतरा था वहां कोई नहीं था। सिर्फ टूटी हुई चप्पल पड़ी थी सड़क किनारे। मेरे साथ वाला खलासी बोला था, शायद वो बच गई होगी, अंधेरे में भाग गई होगी। हम डर गए थे। पुलिस केस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए हम बिना पीछे देखे आगे बढ़ गए। और फिर मैंने कभी उस बात को याद नहीं किया। अब वही तारीख, वही मोड़, वही जगह। भैया, क्या हुआ? रमेश ने पूछा। मैंने सब कुछ उसे बता दिया। उसकी आंखें फैल गईं। मतलब हम सच में उसे छोड़कर भाग गए थे? मेरे पास जवाब नहीं था। तभी ट्रक अपने आप धीमा होने लगा। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन रफ्तार गिरती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। हम उसी मोड़ के पास पहुंच चुके थे, और फिर सड़क के किनारे मैंने उसे देखा। वही औरत। इस बार वो खून से सनी हुई साड़ी में थी। उसके माथे पर गहरी चोट का निशान था। बाल भीगे हुए, जैसे बारिश में भीगे हों, जबकि आसमान साफ था। वो धीरे धीरे सड़क की तरफ बढ़ी और ठीक उसी जगह खड़ी हो गई जहां शायद उस रात खड़ी थी। मेरे दिल में अजीब सी टीस उठी, डर से ज्यादा अपराध बोध। भैया, गाड़ी घुमा लो, यहां से निकलते हैं, रमेश बोला। लेकिन इस बार मेरे हाथ खुद ब खुद ब्रेक पर चले गए। ट्रक रुक गया। सन्नाटा। मैंने दरवाजा खोला। क्या कर रहे हो? रमेश चिल्लाया। अगर ये सब उसी रात की वजह से है तो आज भागूंगा नहीं, मैंने कहा। मैं नीचे उतरा। ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। सड़क पर वही जगह, वही पत्थर, वही बोर्ड। वो औरत कुछ कदम दूर खड़ी थी। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा अभी फट जाएगा। अगर उस रात हमसे गलती हुई तो हमें माफ कर दो, मैंने कांपती आवाज में कहा। हम डर गए थे, लेकिन जानबूझकर तुम्हें छोड़कर नहीं गए। कुछ पल कुछ नहीं हुआ। फिर उसने धीरे धीरे सिर उठाया। इस बार उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, दर्द था। और अचानक मेरे आसपास की हवा भारी हो गई, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे उसी जगह जकड़ रही हो। जैसे ही हवा भारी हुई, मेरे पैरों ने साथ देना बंद कर दिया। मैं उसी जगह जड़ हो गया। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सामने वो औरत मुझे घूर रही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, गहरा दर्द और अधूरापन था। अचानक मेरे दिमाग में एक और याद कौंधी। उस रात जब हम आगे बढ़ रहे थे, मेरे साथ वाला खलासी बोला था, भैया, कुछ टकराया था, आवाज आई थी।
मैंने कहा था, नहीं, कुछ नहीं था। लेकिन सच ये था, मुझे भी हल्का सा झटका महसूस हुआ था। मैंने खुद को समझा लिया था कि वो पत्थर होगा। शायद वो पत्थर नहीं था। मेरी आंखों में आंसू आ गए, डर से नहीं, पछतावे से। अगर तुम सच में उसी रात की वजह से अटकी हुई हो तो मैं मानता हूं, हमसे गलती हुई, मैंने कहा। हमें रुककर देखना चाहिए था, मदद करनी चाहिए थी। हम भाग गए, ये हमारी कायरता थी। रमेश ट्रक के पास खड़ा कांप रहा था, लेकिन मेरी तरफ देख रहा था। वो औरत धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर रुक गई। मैंने आंखें बंद नहीं की, इस बार नहीं। उसने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां ठंडी धुंध जैसी थीं। उसने मेरे सीने को हल्के से छुआ, और उसी पल मेरे दिमाग में पूरा दृश्य साफ हो गया। तेज बारिश, फिसलन भरी सड़क, ब्रेक की चीखती आवाज, उसका गिरना, उसका सिर पत्थर से टकराना। वो जिंदा थी। जब हम आगे बढ़े, वो अभी भी सांस ले रही थी। मेरे घुटने कांप गए। मुझे माफ कर दो, मेरे मुंह से बस यही निकला। कुछ सेकंड तक सब कुछ स्थिर रहा। फिर उसके चेहरे का भाव बदलने लगा। गुस्सा कम हुआ, उसकी आंखों की लाल चमक धीमी पड़ गई। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, सच मान लिया, अब डर मत। अगले ही पल वो धुंध में बदलने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे पारदर्शी हुआ और फिर हवा में घुल गया। अचानक आसपास की ठंड गायब हो गई। जंगल की आवाजें वापस आने लगीं। झींगुर, हवा, दूर कहीं कुत्ते का भौंकना। मैं सड़क पर अकेला खड़ा था। रमेश भागता हुआ मेरे पास आया। भैया, वो कहाँ गई? मैंने आसमान की तरफ देखा। शायद उसे शांति मिल गई। ट्रक अपने आप स्टार्ट हो चुका था। इंजन सामान्य आवाज में चल रहा था। मैं वापस केबिन में बैठा। इस बार दिल में डर कम था, लेकिन एक भारी सबक था। हमने धीरे धीरे ट्रक आगे बढ़ाया। घाट खत्म हो चुका था, लेकिन मुझे पता था, ये रात मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। घाट का रास्ता पीछे छूट चुका था, लेकिन मेरे मन का बोझ अभी भी वहीं अटका हुआ था। ट्रक अब सीधी सड़क पर था। दूर कहीं शहर की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी थी। इंजन सामान्य चल रहा था, सब कुछ ठीक था। फिर भी केबिन के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। रमेश चुप था। वो बार बार पीछे वाली बर्थ की तरफ देख लेता, जैसे डर हो कि कहीं फिर कुछ ना दिखाई दे जाए। मैंने धीमी आवाज में कहा, अब कुछ नहीं होगा, जो था खत्म हो गया। लेकिन सच ये था, मैं खुद भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। करीब आधे घंटे बाद हम एक छोटे से पेट्रोल पंप पर रुके। वहां 2-3 लोग थे। पीली ट्यूबलाइट की रोशनी में सब सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने पानी से मुंह धोया, शीशे में अपना चेहरा देखा। आंखें लाल थीं, चेहरा पीला, जैसे कई दिनों से सोया ना हो। तभी पेट्रोल पंप का एक बुजुर्ग कर्मचारी मेरे पास आया। उसने मेरी तरफ गौर से देखा और बोला, तुम लोग घाट से आ रहे हो? मैंने धीरे से सिर हिलाया। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आज की तारीख जानते हो? मेरे दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। हाँ, मैंने जवाब दिया। वो बोला, हर साल इसी रात कई ड्राइवर कहते हैं उन्हें वहां कोई औरत दिखती है। 7 साल पहले एक हादसा हुआ था। एक ट्रक की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई थी। ड्राइवर भाग गया था। मेरे हाथ से पानी की बोतल गिरते गिरते बची। किसी ने उस ड्राइवर को कभी ढूंढा? मैंने मुश्किल से पूछा। वो आदमी बोला, नहीं, केस अधूरा रह गया। कहते हैं उसकी आत्मा वहीं भटकती रही जब तक उसे सच सुनाई ना दे। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। क्या सच में आज उसने सिर्फ मुझसे सच सुनने का इंतजार किया था? रमेश ने धीरे से कहा, भैया, अगर आज आप नीचे उतरकर माफी नहीं मांगते तो शायद। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, हाँ, शायद आज हम जिंदा यहां खड़े नहीं होते। हमने ट्रक में डीजल भरवाया और फिर सफर शुरू किया। अब सड़क सामान्य लग रही थी, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। मुझे एहसास हुआ, डर हमेशा भूत प्रेत से नहीं होता। कभी कभी डर हमारे अपने कर्मों से पैदा होता है। उस रात का हादसा, जिसे मैंने सालों तक भुला दिया था, वो मेरे भीतर कहीं जिंदा था, और शायद उसी अधूरे सच ने उसे बांध रखा था। सुबह होने लगी थी। आसमान हल्का नीला हो गया। पहली किरण ट्रक के शीशे से अंदर आई। मैंने गहरी सांस ली। शायद पहली बार इतने सालों में मुझे उस मोड़ का डर नहीं लग रहा था। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि जब हम नासिक के गोदाम पहुंचे तो वहां हमें एक ऐसी चीज मिली जिसने एक बार फिर मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। जब हम नासिक के गोदाम पहुंचे तब सुबह पूरी तरह हो चुकी थी। मजदूर माल उतारने लगे। मैं कागजात पर साइन कर रहा था, लेकिन दिमाग अब भी रात की घटनाओं में उलझा हुआ था।
रमेश अचानक पीछे से बोला, भैया जरा इधर आइए। उसकी आवाज में फिर वही घबराहट थी। मैं ट्रक के पीछे गया। माल उतारते समय एक मजदूर ने बॉडी के अंदरूनी हिस्से की तरफ इशारा किया। वहां धूल की परत जमी हुई थी, लेकिन उस धूल पर साफ साफ उंगलियों के निशान बने हुए थे, और बीच में किसी ने जैसे एक शब्द लिखा हो। मैंने टॉर्च से रोशनी डाली। धूल में उभरे अक्षर पढ़कर मेरी सांस थम गई। धन्यवाद। मेरे हाथ कांप गए। रमेश ने फुसफुसाकर कहा, भैया हमने तो कुछ नहीं लिखा। मजदूरों ने कहा कि जब उन्होंने तिरपाल हटाई तब ये पहले से था। मेरी आंखें भर आईं। डर की जगह इस बार एक अजीब सी शांति थी। शायद सच में उसे शांति मिल गई थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, जहां भी हो खुश रहना। उस दिन के बाद से मैंने एक नियम बना लिया, कभी भी सड़क पर कोई हादसा दिखे मैं रुकता हूं, चाहे जितनी देर हो जाए। पुलिस को खबर करता हूं, मदद करता हूं। रमेश भी बदल गया। पहले वो हर सुनसान सड़क पर मजाक करता था, अब गंभीर रहता है। 7 साल का बोझ उस रात उतर गया, लेकिन उस मोड़ से गुजरते वक्त आज भी मैं स्पीड कम कर देता हूं, सम्मान से, डर से नहीं। और सबसे बड़ी बात, मैं आज भी जिंदा हूं। उस रात हम दोनों सही सलामत लौटे, क्योंकि कभी कभी भटकती आत्मा बदला नहीं चाहती, सिर्फ सच। और ये थी मेरी जुबानी वो दास्तान जिसने मुझे सिखाया कि सड़क पर सिर्फ गाड़ी नहीं चलती, किस्मत भी साथ चलती है। दोस्त, जो आपने अभी सुना वो सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं थी, वो मेरी जिंदगी का वो सच था जिसने मुझे अंदर से बदल दिया। कभी कभी डर अंधेरे में नहीं छुपा होता, वो हमारे अपने अधूरे फैसलों और छुपे हुए सच में बसता है। और जब तक हम उसका सामना नहीं करते वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता। अगर आपको ये सच्ची और रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान पसंद आई हो तो ऐसे ही और भी असली अनुभव सुनने के लिए जुड़े रहिए आपकी अपनी चैनल डर की दास्तान के साथ, जहां हर कहानी होती है किसी न किसी की जुबानी और हर दास्तान के पीछे छुपा होता है एक खौफनाक सच। अगली रात, अगली कहानी और एक नई दास्तान के साथ फिर मिलेंगे। तब तक संभल कर रहिए, क्योंकि सड़कें कभी सब कुछ नहीं भूलती और अंधेरा हमेशा देख रहा होता है।